हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल नोबिटा पर। और आज हम एक और नया चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसकी एमसीक्यू सीरीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जी हाँ, साइंस का चैप्टर नंबर 10 है। इस साल की जो एनसीईआरटी बुक है, अगर आपने देखा उसमें चैप्टर नंबर 10 है। ये द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के नाम से चैप्टर है। तो आप लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज डिस्कस करने वाले हैं आप सबके साथ, और लास्ट तक इस वीडियो के आप सबको बने रहना है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि आप सब लोग प्लीज पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये एमसीक्यूज आप सबको आते होंगे। डेफिनेटली आपने सबको चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आप सबको ये एमसीक्यूज आते होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार अपना रिवीजन टेस्ट टाइप का कर लें। ठीक, आपने चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपको सारे एमसीक्यूज भी आते होंगे, पर आप एक रिवीजन टेस्ट चलेगा जो ही हम आपको डिस्प्ले पे दिखाएंगे। आप उसके एमसीक्यूज लिखते जाना कि पहला वाला क्वेश्चन है उसका ये एमसीक्यूज दूसरे का, ताकि आपको लास्ट में टोटल कर सको आपकी तैयारी कितनी है। बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ना आप, आपकी तैयारी कितनी है कैसे पता करोगे? ऐसे पता करोगे आप लोग। बस पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और शुरुआत कर दीजिए। आज नए चैप्टर है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे एमसीक्यूज आए हैं, मैंने खुद आपने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए हैं, वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मुझको मिले हैं जो कि रिपीट भी हुए हैं काफी। तो जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है, जो अपने चैनल पे मैं चला रहा हूँ, जिसकी भी प्लेलिस्ट में सारी डली हुई है। क्लास 10 की नाम से, क्लास 10 एमसीक्यू नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें सारी एमसीक्यू सीरीज डली है। केमिस्ट्री की भी डली है, फिजिक्स की भी डली है, बायो की भी डली है। तो सारी एमसीक्यू सीरीज आप लोग देख सकते हो। और सब एमसीक्यू सीरीज में मैंने आपको 15 से 20 एमसीक्यू दिए हैं हर एक टॉपिक के, और 100 से 150 एमसीक्यूज मैं बना ही रहा हूँ हर एक चैप्टर के। और रीजन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, साथ में केस बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, साथ में लास्ट ईयर जितने भी हमारे 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो सब इस वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मतलब आप लोग हर एक चीज अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज मैंने एक ही वीडियो में कन्वर्ट कर दी है। और एक लंबी वीडियो जरूर है, बट आपको हर एक चीज मिल जाएगी इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। क्या इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन आई के फंक्शंस क्या है, हमारे डिफेक्ट्स क्या है और करेक्शंस कैसे करेंगे उनका। फिर हम इस चैप्टर के अंदर दूसरा टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर कैसे रिफ्रैक्शन होगा, क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। उसके बाद डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस है हमारे। एक टॉपिक, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक एनसीईआरटी ने इस साल हटा दिया, सीबीएसई ने। एक्सक्लूडिंग है कलर ऑफ द सनराइज एट सनराइज पे। सन का सनराइज पे एंड सनसेट पे जो कलर होता था उसको एक्सक्लूडेड कर दिया गया है। अब आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इस वाली एप्लीकेशन को पढ़ना है। तो बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग ह्यूमन आई को स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज, तो आपने पेन और कॉपी तो ले ली होगी। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई से पहले जो इमेजेस है हमारी ह्यूमन आई के, देख लीजिए क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको देखने को ले रहे हैं। जी, हमारी ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, इसमें आपको कॉर्निया मिल जाएगा, आइरिस मिल जाएगी, पीपल मिल जाएगा, एक्वस ह्यूमर, ब्रैचियस ह्यूमर, यहाँ पे सिलिटरी मसल्स आपको मिल जाएगा, कोराइड मिल जाएगा, रेटिना। ये सब स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है, कहाँ पे क्या चीजें होती हैं आइस के अंदर। आईलिड आपको पता ही होगा, पीपल आपको अगर रियल आई में देखें आप ना, पीपल दिखता होगा आपको बीच में, अगल बगल जो दिख रहा है आपको आइरिस है हमारा। ये हमारा बाइट बाइट प्लस है हमारा, और ये हमारी आई अपर लिड और लोअर आई लिड हो गई हमारी। ये हमारा फ्रंट, जो फ्रंट से हम लोग आईज को देखते हैं वो हमारा होगा। ये हमारा इसका क्रॉस सेक्शन हमारा डायग्राम हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन आई से एमसीक्यू से स्टार्ट करना। पहला टॉपिक है हमारा द ह्यूमन आई। इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, तो अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और बताइएगा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। तो स्टार्ट कर दीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द आई विच रिफ्रैक्ट लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। ठीक, द पार्ट ऑफ एन आई विच रिफ्रैक्ट लाइट एंटरिंग आई फ्रॉम एक्सटर्नल बॉडी। कौन सा पार्ट है आई का जो रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, बताइए कौन सा इसका आंसर होगा हमारा। आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं कि इसका आंसर बी है, ए है, क्या सी है, बता सकते हो आप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, कॉर्निया। सबसे पहला पार्ट, ठीक, जो कि लाइट को, जैसी लाइट आएगी और आंख में ट्रेवल करेगी तो सबसे पहले वो इसी पार्ट से रिफ्रैक्ट होगी हमारी कॉर्निया से। तो इसका आंसर हो गया बी वाला, जिसका भी बी वाला ऑप्शन है बहुत अच्छी है। बढ़ते नेक्स्ट। डैश इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम विच कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। बताइए, एक डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्राम होता है, हम जो डार्क कलर का दिख भी रहा होगा चारों तरफ, पीपल के चारों तरफ जो दिख रहा है वो क्या है, आपने पीछे देखा भी होगा जो हमने रियल आई का आपको दिखाया था इमेज। बताइए, ये हमारा आयरिश। ठीक,
जो कि हमारे पीपल के साइज को छोटा बड़ा करता रहता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइरिस हमारा क्या करता है, साइज को कंट्रोल करता है पीपल के। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस, क्या होगा बताइए। एक्वस ह्यूमर आपने देखा होगा, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा रहता है, और वर्चुअस ह्यूमर हमारा पीछे रेटिना और हमारे जो पीछे वाला पार्ट में लेंस के भरा रहता है उसको वर्चुअस ह्यूमर बोलते हैं, वर्चुअस चैम्बर के अंदर भरा रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो ब्लैक कलर की ओपनिंग होती है बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस, वो क्या कहलाती है, वो हमारा पीपल। एक ही चीज है बीच में, ये देखिए एक ही चीज है जो इन दोनों के बीच में है, वो हमारा पीपल। डी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग करनी है आंख के अंदर, वो कौन कंट्रोल करता है, उसका सीधा सा ऑप्शन है पीपल। आप जैसी रोशनी में जाते होंगे ना, आप जैसे कि अभी अंधेरे में बैठे हुए हो, आप एकदम से रोशनी सन निकल गया, आप ऊपर निकल गए छत पर जहाँ पे धूप होती है काफी तेज, तो वहां पे आपकी जो कॉर्निया होती है, ये पीपल होती है, बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है इतनी सारी लाइट आपकी आंखों पे नहीं पड़े और आपकी जो पीछे रेटिना है उस पर इफेक्ट ना पड़े, तो पीपल को छोटा कर देते हैं ताकि कम से कम लाइट आपकी अंदर जा सके। तो जो ऊपर पीपल का बड़ा होना, पीपल का छोटा होना, वो सब क्या किस लिए करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को एंटरिंग करने का कंट्रोल का काम करता है। और जैसे आप डार्क एरिया में जाओगे आपको पीपल क्या हो जाएगा, वापस से बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, द चेंज इन फोकल लेंथ, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द, बताइए जो चेंज होता है फोकल लेंथ के अंदर, आई जो आई लेंस तो आपने देखा ही हो, आई लेंस की फोकल लेंथ में चेंजेस होते हैं, वो कौन करता है, कौन करता है, वो सी ऑप्शन, सिलेरी मसल्स करते हैं। सिलेरी मसल्स आपने यहाँ पे देखे होंगे, ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते रहते हैं, जिससे कि आई हमारा कभी कभी स्फेरिकल शेप ले लेता है और कभी कभी सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है। तो ये चेंजेस करता रहता है ताकि फोकल लेंथ चेंज हो जाए, ताकि हम पास के ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से देख सके फोकस करके, और दूर के ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से देख सके फोकस करके। तो यहाँ पे सिलेरी मसल्स का काम है छोटा बड़ा करना, किसको, लेंस को, और पीपल को छोटा बड़ा करना आइरिस का काम है। दोनों पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना आप लोग, बोर्ड में एक नंबर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है 20 के 20 चाहिए हमको, एक भी मार्क्स हमारा कोई ले ना सके, इसलिए आपको बहुत डीपली अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन सिलेरी मसल्स गेट रिलैक्स, जब हमारी सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तब क्या होता है, तब हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, क्योंकि सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो गई, जो हमारा लेंस बड़ा हो गया, बड़ा हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। और सी ऑप्शन, फोकल लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, तभी तो हम दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करके देख पाएंगे। तो यहाँ पे ए और सी हमारा सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही कहलाएगा इसमें। बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको दिख रहा हो, इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई भी कहते हैं, ठीक। हम लोग आइस को बड़ा छोटा करते हैं जब हम लोग, तो इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करके देखना, पास के ऑब्जेक्ट को भी फोकस करके देखना, इसी को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमारी सिलेरी मसल्स कांटेक्ट होती हैं तब क्या होता है, जब हमारी सिलेरी मसल्स कांटेक्ट होती हैं तब हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और हम लोग अपने पास के ऑब्जेक्ट्स को फोकस करके देख पाते हैं। मान के चलो मेरे पास कोई पास का ऑब्जेक्ट है, लाइक ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये जो हमारी कांटेक्ट हो जा रही है, ठीक, सिलेरी मसल्स क्या हो रही है, कांटेक्ट होके इस पास के ऑब्जेक्ट में जो छोटा छोटा लिखा हुआ है ना उसको भी अच्छे से पढ़ पा रही है, और इसको हम दूर पे रख दें तब भी हम हल्का हल्का देख पा रहे हैं, तो वो क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। तो इसलिए बोला जाता है कि टीवी वगैरह हम लोग दूर रख के देखें ताकि हमारी सिलेरी मसल्स रिलैक्स रहें। ज्यादा देर तक कांटेक्ट रहेंगे, आप पास चीजें अगर ज्यादा पास में करके पढ़ेंगे आप, तो आपकी आईज पर डिफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमें हर चीज को थोड़ी दूर रख के पढ़ना चाहिए। जो हमारी नॉर्मल है 25 सेंटीमीटर की, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला, ए एंड बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ह्यूमन आई द इमेज इज फॉर्म्ड, ह्यूमन आई में जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कहाँ पर होती है, बताइए कहाँ पर होती है इमेज फॉर्म्ड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, इसका आंसर भी आप सभी ने लिख भी लिया होगा, डी ऑप्शन इसका सही है, रेटिना। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस ऑन द रेटिना, किस टाइप की इमेज फॉर्म्ड होती है रेटिना पर, रियल होती है, इरेक्ट होती है, या वर्चुअल इन्वर्टेड, की रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट होती है। इसका आंसर आपको इमेज से भी पता चल रहा होगा, ये इमेज हमने दी गई यहाँ पे साइड में, आपको इस इमेज से भी आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे पर्सन सीधा खड़ा हुआ है, जो रेटिना पे इमेज बनती है पर्सन की उल्टी इमेज बनेगी, यहाँ पे आपको दिख भी रहेगी वो। तो यहाँ का ऑप्शन कौन सा होने वाला है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, रियल एंड इन्वर्टेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट ऑन द रेटिना एंड इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए आप, ठीक। द लाइट जो सेंसिटिव सेल होते हैं प्रेजेंट होते हैं रेटिना पे, एक लाइट सेंसिटिव सेल रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं एंड सेंसिटिव होते हैं टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो वाले सेल्स को हम लोग नाम क्या देंगे, उन सेल्स को नाम क्या देंगे हम लोग, कोन्स बोलेंगे या रॉड सेल्स बोलेंगे, या बोथ कोन या रॉड सेल्स बोलेंगे या नाम बोलेंगे। तो इन्होंने नीचे कुछ दे दिया, देखो लाइट सेंसिटिव सेल तो बोल दिया, लेकिन नीचे बोल दिया जो सेंसिटिव हो सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, तो वो हमारे कहलाएंगे रॉड सेल्स। अगर वो लिख देते कलर के लिए, जैसे हम लोग कोई भी चीज देखते हैं, मान के चलो मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक, लेट्स से एग्जांपल दो चीजें हैं, एक इसका कलर क्या है ब्लैक, इसका कलर क्या है ग्रीन, तो आपने कैसे डिफरेंस कर पाया कि इसका ग्रीन है इसका ब्लैक है, कैसे डिफरेंस कर पाया? क्योंकि हमारे आईज की जो पीछे रेटिना है उस पर प्रेजेंट है हमारे सेल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं कोन्स, जो कि हमें कलर में डिफरेंस करना बताते हैं कि भाई ये कलर रेड है, ये कलर ब्लू है, ये कलर अलग अलग कलर में डिफरेंस करना बताते हैं। लेकिन जो लाइट को सेंसिटिव करते हैं वो होते हैं हमारे रॉड सेल्स। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं चीजों को, लाइट को सेंसिटिव है चीजें, वो हमारे होते हैं रॉड सेल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The ability of an eye lens to adjust its focal length to form a sharp image of the object and verify distance at varying distances on the retina is called। आपको बताना है जो हमारी एबिलिटी हुई आई लेंस की बड़े होने की, छोटे होने की, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उसको क्या बोलते हैं, एबिलिटी को क्या बोलते हैं? आप सबने पीछे देखा भी होगा इसका, उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। बड़ा कर देना आई को, छोटा कर देना, ताकि हम पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। सी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट, बताइए लीस्ट डिस्टेंस क्या है? अभी हम एग्जांपल बता देते हैं आप लीस्ट डिस्टेंस का, ठीक। जैसे कि मेरे पास एक छोटे यहाँ पे लिखा हुआ है लेजर लाइट है, जिसपे डेंजर्स के कुछ पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में, जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक पढ़ पा रहे हैं इसको इजीली, तो ये हमारी क्या होगी, लीस्ट डिस्टेंस हो गई। 25 सेंटीमीटर तक हम पढ़ पा रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लीस्ट डिस्टेंस, ठीक। हमारी क्या हो जाएगी, लीस्ट डिस्टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। फार पॉइंट बताइए नॉर्मल आई का। फार पॉइंट क्या होगा? आप कहाँ तक नहीं देख पाते हैं, आप सूरज को देख लेते हैं जो कि बहुत दूरी है, कई किलोमीटर दूर है, आप स्टार्स को देख लेते हैं जो कि लाइट ईयर्स दूर हैं, तो आपका जो फार पॉइंट है वो तो इन्फिनिटी है ना, आप कहीं तक का भी देख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी, और लीस्ट जो पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। द फेनोमेनन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई वर्क करता है वो किस फेनोमेना पे वर्क करता है? रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसमें लाइट अंदर जाती है, लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द सेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ विजन। जो सेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ विजन होता है, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चीज को देखते हैं तो कुछ समय तक वो इमेज हमारे रेटिना पे रहती है, कुछ समय तक, मतलब सेकंड्स के भी कुछ पार्ट कर दो, तो उस समय तक हमारे पास रहती है वो इमेज, और एक के बाद एक इमेज हम लोग देखते जाते हैं तो एक कंटिन्यूटी बन जाती है ये। जैसे मान लो चलो एक इमेज आई, उसके बाद एक इमेज आई, जैसे कि आप मूवीज में देखते होंगे, मूवीज में क्या होता है, इमेजेस डाल देते हैं, इमेज के बाद इमेज डालते जाते हैं, तो आपको एक कंटिन्यूटी नजर आता है कि कंटिन्यूटी चल रही है, जैसे कि आपको इसमें डायग्राम में नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक। ये अलग अलग इमेजेस हैं जिनको एक साथ रख दिया गया और जोड़ दिया गया, जिसको आपको ऐसा लग रहा है एक कंटिन्यूटी वीडियो टाइप की बन गई है। नेक्स्ट द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई कितना होता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे बोर्ड में, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, जल्दी बताइए। ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ठीक, 1/16 ऑफ अ सेकेंड, इतने समय के लिए आपकी आंखों के रेटिना पे इमेज रहती है। द पासेज थ्रू विच टीयर पास, बताइए उस पासेज का नाम बताइए जिसके थ्रू आपके जो आंसू हैं वो आते हैं। आपको आंसू तो आते ही होंगे ना, जब आपका दिल टूटता है होगा, या कोई चीज आपको कोई बुरा बोल देता हो, जैसे लड़कियों के आंसू आ जाते हैं जल्दी, तो क्यों आ जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? आप मुझे पूछा, क्यों आ जाते हैं वो नहीं पूछा जा रहा है। अब आने के कारण तो बहुत सारे हैं, अब कहाँ से आते वो बताइए आप, ठीक। उस पैसेज का नाम बताइए आप, कौन से पास से आते? तो वो कॉर्निया है कि टीयर ग्लैंड है, टीयर डक्ट है कि आई बॉल है? तो वो आते हैं हमारे टीयर डक्ट से। यहाँ पर टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट है और वो टीयर डक्ट्स यहाँ पर है, जहाँ से हमारे आंसू हमारे आंखों में आते हैं, और ये आते रहते हैं।
बट जब जी ज्यादा अमाउंट में आते हैं तब वो आंखों से बाहर आ जाते हैं। आना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे विस्कस बनाए रखता है, एक आई के बाहर एक लिक्विड बनाए रखता है, ताकि आई हमारी पानी ज्यादा सूख जाएगा तो प्रॉब्लम भी होगी हमें आंखों में, तो जाके आईलिड आराम से स्मूथली बंद हो सकें और ओपन हो सकें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ आई दैट इज अ मैसेंजर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स फ्रॉम आई टू द ब्रेन। बताइए कौन भेजता है सिग्नल्स को आई से ब्रेन तक। जैसे कोई चीज हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि हमने कोई चीज देखी, मान लो ये चीज देखी, अब ये चीज है क्या, कौन बताएगा? आंखों ने काम किया सिर्फ देखने का। आंखों ने किसका काम किया? इस चीज को देखने का कि है क्या है। अब बताएगा क्या कि हमने देखा क्या? तो क्या करेगी आंख, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को भेजेगी ब्रेन तक, और ब्रेन बताएगा आपको कि आपने देखा क्या है। ठीक, ब्रेन को अगर उसका नाम पता होगा तो वो आपको बता देगा कि भाई ये चीज है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिक नर्व, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार है, बढ़िया, एक वाइब चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। और नेचुरल लाइफ पे जो हम लोग ये उसमें भी चीजें सीखने को मिलेंगी। अभी हम लोग आगे डिफेक्ट पढ़ने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सबको पता भी होना चाहिए, क्योंकि सबको आजकल चश्मे लग रहे हैं और पता है नहीं कि इसको कैसी बीमारी हो रही है, तो इसमें सब कुछ पता चलने वाला है आप लोगों को। थिंग्स दैट शट्स ऑटोमेटिकली टू प्रोटेक्ट आवर आईज। बताइए वो क्या चीज है जो अपने आप को बंद कर लेती हैं अपने आँख को बचाने के लिए। जैसे कोई चीज अपने आंखों की तरफ आती है, हाल आंख बंद हो जाती है, वो बंद क्या हो रही है, उनको हम लोग बोलते हैं आईलिड। हमारी अपर आईलिड और लोअर आईलिड दो टाइप के आईलिड्स होते हैं, ऊपर नीचे, जो कि कोई चीज ऐसी आंखों के पास आती है वो बंद हो जाती है, ताकि आंख को बचा सकें, कि आंख आपका बहुत सेंसिटिव पार्ट है। आंख नहीं होगी तो आप दुनिया नहीं देख पाओगे। एबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डुअल विजन ऑफ आई, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? बायनोकुलर विजन बोलते हैं हम लोग। हम लोग पास का भी देख पाते हैं, दूर का भी देख पाते हैं। मतलब कितना अच्छा भगवान ने अपन को बनाया है कि अपन पास का भी देख सकते हैं, दूर का देख सकते हैं। द मिडल vascular layer that darkens the eye from inside and prevent internal reflection। बताइए ऐसी कौन सी चीज है आइस के अंदर जो इंटरनल रिफ्लेक्शन से बचाती है? वो हमारा कोराइड, जो कि प्रेजेंट होता है यहाँ पर। एक लेयर है जो कि डार्क कलर की होती है, जिससे कि इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो पाए, डार्क इन एरिया डार्क कर देती है पीछे का। नेक्स्ट द आई लेंस इज आई लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स होता है कि ट्रांसपेरेंट डबल कॉनकेव होता है कि ट्रांसपेरेंट कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है? बताइए। ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा आई। कॉन्वेक्स लेंस आपको दिख भी रहा होगा, आपने पीछे अगर हमारा एक जो हमने पहली वाली आपके लिए वीडियो बनाई थी लाइट वाली, उसमें आपने हर एक चीज पढ़ी थी और काफी अच्छे एमसीक्यूज आप सबने किए, तो आपको पता भी होगा कि हमने कौन सा लेंस इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो इसमें कोई न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, वो उस चीज से रिलेटेड है, तो आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो इसके बाद देख सकते हैं। नेक्स्ट द पावर ऑफ लेंस बीइंग +4D। जो एक चश्मा है, जिस मार जो एक इलेक्ट्रिक चश्मा है, ये चश्मा है, इस चश्मे की जो पावर है वो है +4D। ठीक, तो वो कौन सा होगा इसमें जो ग्लासेस लगे होंगे, वो कौन से होंगे? लेंस कौन सा होगा इसमें? बताइए। कॉन्वेक्स होगा, प्लेन कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव होगा कि कोई? बताइए। हमने पहली वाली वीडियो है उसमें आपको एक चीज बताई थी, ठीक, फोकल लेंथ के बारे में, कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है ना, होती है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होती है तो उसकी मैग्निफिकेशन निकलती थी, वो भी पॉजिटिव पावर निकलती थी, जो उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकलती थी, तो वो भी पॉजिटिव होती थी। तो बस जिसकी पावर पॉजिटिव में है, समझ लो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। जिसकी पावर नेगेटिव में है वो कौन सा लेंस है? हमारा कॉनकेव है। अब डॉक्टर ने आपको एक रिकमेंडेशन में लिख दिया कि -2D का आप चश्मा लगा लो, माइनस लिख दिया, समझ जाओ कि वो कौन सा आपको जो लेंस लगने वाला है वो कौन सा है? आपका कॉनकेव है। आप उसने लिख दिया आपको +2D का लगने वाला है, समझ जाओ कौन सा लेंस आपको लगने वाला है? कॉन्वेक्स का। तो ऐसे भी आप एक साइंस से पता कर सकते हैं आप, क्योंकि इनकी फोकल लेंथ प्लस नेगेटिव में, इनकी पावर प्लस नेगेटिव में आती है। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अ कॉन्वेक्स लेंस। जब कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के पास आता है तो इमेज क्या होती है? आपने अगर पहला वाला चैप्टर पढ़ा तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे चुके होंगे, देख के दे चुके होंगे, बिना ऑप्शंस पढ़े आप। तो इसका आंसर इंक्रीज। जैसे कॉन्वेक्स मिरर के पास आपने अगर डायग्राम पहले वाले देखे होंगे, पहले चैप्टर में डायग्राम से आपकी जैसी इमेज पास में आती है ना, और साइज बढ़ती चले जाती है।
यहाँ पे इंक्रीज आएगी। अब मैं लेट एन एग्जाम्पल देख लो, आप मान चलो आप सन को देख रहे हो यहाँ से कितना छोटा दिख रहा है, अब वही सन आपके पास आता जाएगा वो आपको बड़ा दिखने लगेगा। सिंपल सी है कि आपके पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। हैविंग टू आई फैसिलिटीज, आपको दो आई की फैसिलिटीज दी गई है ना, क्यों दी गई है? तीन आंख क्यों नहीं दी गई? एक आंख दे देते भगवान, दो ही आंख क्यों दी भगवान ने? तो इसके पीछे का कारण भी उन्होंने लिख के दे दिया। जब आपको उन्होंने दो आंख दी ना, उसकी कारण भी लिख के दे दिया कि बेटा आप क्या है ना, इंक्रीजिंग द फील्ड व्यू, आप अपनी फील्ड व्यू को इंक्रीज कर पाएंगे, थ्री डायमेंशनल व्यू देख पाएंगे, आप डेवलपिंग कर पाओगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस। तो आप भगवान ने इन चीजों को देखते हुए आपको दो आंखें दी गई हैं, ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द डिफेक्ट ऑफ विजन। अब हम लोग डिफेक्ट्स पे आ चुके हैं, डिफेक्ट से आ चुके हैं, फंक्शन सारे आईज के निपट चुके हैं, हम लोग डिफेक्ट करने वाले हैं। तो द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द पर्सन इज एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट करेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है पर्सन दूर की इमेज देख पा रहा है, पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा। दूर का ऑब्जेक्ट देख पा रहा है, पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है। दूर का ऑब्जेक्ट देख पा रहा है, आप समझ लो दूर का ऑब्जेक्ट देख पा रहा है ना, दूर का ऑब्जेक्ट मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का या लॉन्ग साइड देख पा रहा है। साइड कहाँ तक कर पा रहा है? लॉन्ग तक। तो इसका ऑप्शन लॉन्ग साइडनेस भी हो जाएगा, लॉन्ग का सिनोनियम फार भी होता है तो फार साइडनेस भी कहेंगे इसको। और इसका एक नाम भी दे दिया उन्होंने, हाइपरमेट्रोपिया। इसका डी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। जब हम लोग दूर की इमेज देख सकते हैं और पास की इमेज नहीं देख सकते तो हमारी कौन सी बीमारी होगी? हमको हाइपरमेट्रोपिया। कौन सी बीमारी होगी हमको? हाइपरमेट्रोपिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टूडेंट है ठीक, जो इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड ही इज सफरिंग फ्रॉम। एक हमारे पास स्टूडेंट है ठीक, जो कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ एक है हमारे पास क्लास में भी हमारे, जो कि ब्लैक बोर्ड का उसको आगे बैठाना पड़ता है हम लोगों को, बेचारा दूर से नहीं देख पाता। तो वो क्या था, उसको बीमारी क्या है आप बताइए? वो ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाता हमारे पीछे से बैठ के, ठीक, पीछे से बैठ के वो हमारा ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाता। बताइए उसको क्या, कौन सी बीमारी है? ठीक, बताइए कौन सी बीमारी है? अगर वो हमारे वीडियो देख रहा है तो जल्दी कमेंट कर दीजिए, कौन सी बीमारी है तुमको, जल्दी बताइए कौन सी बीमारी है? मायोपिया है भैया आपको, मायोपिया। ठीक, वो बीमारी का नाम है मायोपिया। द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच द आई बॉल बिकम्स टू लॉन्ग। जब कोई डिफेक्ट हमारी आंख में हो जाता है जिसकी वजह से आई बॉल क्या हो जाती है, टू लॉन्ग हो जाती है, उस डिफेक्ट को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं ऐसे घुमा फिरा के ही दें, कैसे भी दे सकते हैं वो क्वेश्चंस को। इन मायोपिक आई में इमेज फॉर्म कहाँ पे होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। मायोपिया आई है, मायोपिया समझ में आ रहा है कि आपको वो दूर का नहीं देख पा रहा, दूर का नहीं देख पा रहा, इसका मतलब है उसकी इमेज कहाँ बन रही है कि रेटिना से पहले बन रही है। तो अगर उसको वो चीज देखनी है तो उसके पास जाना पड़ेगा उसको, तब आके इमेज उसकी रेटिना पे बनेगी। तो इसमें समझ लीजिए वो कहाँ बन रही है उसकी इमेज, रेटिना से पहले। कहाँ बन रही है उसकी इमेज? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चाहे तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ दो टेक्निकल बंदे हैं इस वक्त, जिसके पास एक ग्लास है, ठीक, एक पर्सन जो कि ये वाला ग्लास इस्तेमाल करता है। एक बार इनमें जो लेंसेस लगे हैं वो हमारे बता देते हैं आपको। एक और यहाँ पे ग्लासेस होंगे, इंसान ग्लासेस देना सर, अपने ग्लास देना, ग्लास। यहाँ पे दूसरा बंदा है जिसके पास तो भाई इतना मोटा कांच लगा हुआ है, इतना मोटा। तो बताइए आप, दो पर्सन है हमारे पास, दोनों ही कंप्यूटर पे काम करते हैं हमारे, ठीक, दोनों ही यहाँ सारे प्रेजेंटेशन वगैरह का पूरा काम करते हैं, एडिटिंग वगैरह का। दोनों को अलग अलग लेंस लगे हैं, अलग अलग लेंस लगे हैं। एक का इतना मोटा है और एक का इतना पतला लगा हुआ है, और एक को अलग ही बीमारी है, एक को बीमारी है जो कि पास का नहीं देख पाता है, ठीक, और एक को बीमारी बेचारा दूर का नहीं देख पाता। ठीक, अब दोनों की बीमारियां हैं, दोनों को अलग अलग लेंस प्रोवाइड करवा दिया गया डॉक्टर्स द्वारा। ठीक, तो दोनों में बीमारियां कैसे हो गई है? एक तो जेनेटिक्स से हो जाती हैं, कुछ हमारे हेल्थ इश्यूज की वजह से हो जाती हैं कि, लेकिन एक को हमारी बीमारी है मायोपिया की और एक को बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया की। ठीक, एक दूर का नहीं देख पा रहेगा, ठीक, मायोपिया बीमारी है, एक पास का नहीं देख पा रहा, लेकिन दोनों काम करते हैं लैपटॉप पे ही, दोनों लैपटॉप पे काम करते, दोनों को बीमारी अलग अलग हो गई। ये खुश क्वेश्चन हमारे लिए भी थोड़ा सा अलग सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर मायोपिया द पर्सन विथ डिफेक्ट्स हैज द फार पॉइंट। ठीक, फॉर मायोपिया की जो पर्सन होता है उसका जो डिफेक्ट हो जाता है वो फार पॉइंट, उसका वो फार पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है?
देखिए एग्जाम्पल है एक मायोपिया का। ठीक, मायोपिया है, ये पर्सन क्या करता है, इसको दूर का तो दिखता नहीं है। अब दूर का क्यों नहीं दिखता, उसका जो दूर की वो थी, हमारी जो रेंज थी, जो फार पॉइंट था, वो फार पॉइंट पास में आ चुका है। ठीक है, वो ज्यादा दूर का नहीं देख पा रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नियर द इन्फिनिटी। इसका हो जाएगा नियर द इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से कम हो गई उसकी। पहले वो बहुत दूर दूर तक का देख पा रहा था, वो दूर का नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब उसका फार पॉइंट कहाँ आ गया है, इन्फिनिटी से और नियर आ चुका है, पास में आ चुका है। अब उसको ये वाला लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको। अब ये वाला लेंस वो पहनेगा तो और दूर का देख पाएगा। बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि अपन है बिल्कुल फ्री इन चीजों से। अपन को नहीं है ना कॉन्वेक्स से मतलब ना कॉनकेव से मतलब। इसलिए आपकी भी आंखें ऐसी ही बनी रहें, प्लीज हेल्दी खाएं और आंखों पे ज़्यादा जोर ना दें। जब भी टीवी देखें दूर से देखें, कोई ऐसी चीज़ें ना पड़े बिल्कुल पास में करके, क्योंकि पास में करके भी दिक्कत है। ज़्यादातर आइस में दिक्कत जो आजकल के एज में हो रही है वो पास से ही हो रही है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया की बीमारियां ज़्यादा दिखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई द नियर पॉइंट इज। हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो क्या, अभी आपने मायोपिक आई के लिए देखा फार पॉइंट नियरर हो जाता है इन्फिनिटी से। जो हाइपरमेट्रोप आई होता है उसके लिए नियर पॉइंट क्या हो जाता है, फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट हो जाता है, मतलब दूर चला जाता है। ठीक, जैसे आपने मायोपिया में देखा वो दूर का देख नहीं पा रहा था, क्यों नहीं देख पा रहा, क्योंकि उसका फार पॉइंट पास में आ गया। अब जे हाइपरमेट्रोपिक आई मतलब जे पास वाली दिक्कत है, तो पास वाली दिक्कत मतलब उसका जो पॉइंट है वो पास से भी दूर चला गया। अब उसको अगर कोई चीज पढ़नी पड़ रही होगी ना, जैसे उसको मान जब चीज पढ़नी जिस पे जो लिखा हुआ है कुछ, अगर उसको पढ़ना पड़ रहा तो अब ऐसे पढ़ना पड़ता है उसको। आजकल जी देखने को मिल रहा होगा आपके जो पापा वगैरह होंगे वो पास की चीजें नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे करके पढ़ते कि लिखा क्या है, व्हाट इज दिस, क्लास 10th एमसीक्यू सीरीज, ये सब पढ़ने के लिए उसको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। अखबार भी इसको थोड़ा दूर पकड़ना पड़ेगा, तब जाके वो ऐसे पढ़ पाएगा। तो ये बीमारी है हाइपरमेट्रोपिक आई की, जब हमारा फार वो पॉइंट है वो फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल आई पॉइंट से हो जाता है। पॉइंट पॉइंट पॉइंट। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। जो डिफेक्ट है मायोपिया का, अब उसको सही कैसे करेंगे। ठीक, मायोपिया को सही कैसे करेंगे, आप आपने क्लास बताया था, कौन सा क्लास लगाया था हमने अभी, वो हमारा कौन सा लगाया था हमने, कॉनकेव। ठीक, कौन सा लगाया था, कॉनकेव। यहाँ पे देख भी रहा हो आपको डायग्राम में। अब बीमारी क्या थी उसको, अभी बताया था बीमारी क्या थी उसको, आप समझ चुके होंगे मायोपिया है। ठीक, तो इससे हम लोग सही कर सकते हैं, कॉनकेव लगा के जो रेड इमेज बन रही थी उसको वापस से रेड यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, जब हम लोग दूर पास का नहीं देख पा रहे हैं, अब हम पास का नहीं देख पा रहे हैं ना, पास का नहीं देख पा रहा, ये बंदा है जो पास का नहीं देख पाता, उसके लिए ये ग्लासेस हैं। तो इसमें जो ग्लासेस लगे हैं वो कौन से हैंगे, कॉन्वेक्स के। ठीक, क्योंकि इसको पास को नहीं दिखता, अब इसको लगा लिया तो पास का उसको थोड़ा सा जूम टाइप का दिख रहा, तो पास का आराम से पढ़ पा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लेंस इसने इस्तेमाल कर लिया, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स लेंस से इसने अपने आइस की जो डिफेक्ट था उसको सही कर लिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे याद कर लो हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस और मायोपिया कॉनकेव लेंस। अब है प्रेसोपिया, बताइए प्रेस बायोपिया क्या होता है। प्रेस बायोपिया चेस क्यों होता है, पहले तो पूछा जा रहा है आपसे क्यों होता है। यहाँ पे दो डायग्राम आपको देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पे आपकी इमेज है वो रेटिना के पीछे बन रही है। ठीक, तो उसको सही करनी पड़ेगी ना, तो क्यों हो गया, एलोंगेशन की वजह से हो जाता है एक तो ये। ठीक, एलोंगेशन की आई बॉल एलोंगेशन हो जाती है, ग्रेजुअल वीकनेस की वजह से भी हो जाता है। ठीक, एलोंगेशन की वजह से तो मायोपिया होता है। सॉरी, ये वाला ऑप्शन सही गलत हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ द सिलेटरी मसल्स की वजह से और डिमिनिशिंग, ठीक, डिमिनिशिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन आई लेंस, इसके वजह से हमारा बी और सी हमारा सही हो जाएंगे। ठीक, ये प्रेस बायोपिया जो होता है इन दो चीजों की वजह से देखने को मिलता है। अब बताइए बायफोकल लेंथ का इस्तेमाल किस में करते हैं हम लोग। ठीक, जो हमारे में दादा वगैरह होंगे, जो ग्रैंड फादर्स वगैरह होते हैं, उनका जो चश्मा आपने देखा होगा ना, उन पर दोनों चीजें होती हैं। नॉर्मल जो चश्मा दिखता है इस टाइप का,
नीचे की तरफ आपने देखा होगा इस टाइप का उन्हें अलग लेंस लगा रहता, ऊपर की तरफ अलग लेंस लगा रहता। जो ऊपर वाला लेंस होता है वो होता है कॉनकेव, और जो नीचे वाला होता है वो कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि उनके अंदर दोनों चीजें की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक, वो पास का भी नहीं देख पाते हैं और दूर का भी नहीं देख पाते हैं। तो इस बीमारी को सही करने के लिए उनको इस टाइप का चश्मा दिया जाता है कि जिसमें दोनों लेंसेज फिट होते हैं। तो इसलिए वो कौन सी बीमारी में दिया जाता है, प्रेस बायोपिया, इस टाइप के डिफेक्ट को सही करने के लिए। अब नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म अकर्स होता है व्हेन द कॉर्निया डज नॉट हैव अ ट्रूली स्फेरिकल शेप। द डिफेक्ट कैन बी क्योर्ड बाय, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। एस्टिग्मेटिज्म अकर होता है जब कॉर्निया डज नॉट हैव ट्रूली स्फेरिकल शेप। ठीक, जैसे कि आपने यहाँ पे नॉर्मल आई दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एस्टिग्मेटिज्म एक डिफेक्ट आपको नजर आ रहा है, तो इसमें आप ओरिजिनल की जो रीड लिखा था वो आपको पढ़ पा रहे हो, और यहाँ पे जो लिखा है साथ में ब्लर टाइप का हो गया, तो ये क्यों हो जाता है, और इसको सही कैसे करोगे आप, कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक, क्योंकि आपका कॉर्निया सही से ट्रूली स्फेरिकल शेप में नहीं है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसको आप सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत पतला कॉन्वेक्स लेंस, ज़्यादा पावर वाला भी नहीं, क्योंकि आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट तो है नहीं है, हल्का फुल्का ब्लर हो रहा है, तो आप कॉन्वेक्स लेंस बहुत पतला वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेडिकल कंडीशन अब है इंपॉर्टेंट। एक मेडिकल कंडीशन आती है जिसमें आप लेंस ऑफ द आई ऑफ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी हो जाते हैं, तो मेडिकल एंड ब्लर्ड हो जाती है विजन आपकी, जो कि आपको बुढ़ापे में देखने को मिलेगी। जब आप भी बूढ़े हो जाऊंगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, तो हमारी जो आंख है ना ऐसी होगी, आंख अभी अब ऐसी हो जाएगी, आपकी हल्की सी ब्लड आ जाएगी, एक वाइट वाइट कलर का आपकी आंखों पे आ जाएगा, क्लाउडी टाइप का, जिसको हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन को कैटरेक्ट बोलते हैं, जो कि नॉर्मली ऑपरेशन के थ्रू ही हो सकती है, और उसका कोई भी आप लेंस से या कुछ किसी तरीके से आप उसको सही नहीं कर सकते हैं, सर्जरी करवानी पड़ेगी आपको। इफ द पर्सन इज यूजिंग अ लेंस ऑफ -5D, अब आपको बताना है, यहाँ पे समझ चुके होंगे आप, ठीक, पावर आपको गिवन है माइनस में, तो कौन सी होगी, कॉनकेव लेंस। ठीक, और कॉनकेव लेंस किस में इस्तेमाल होता है, आपने को पता होगा कॉनकेव लेंस किस में इस्तेमाल होता है, मायोपिया में। ऐसे समझो क्वेश्चंस को ऐसे समझो कि पढ़ाने वाले चैप्टर भी रिवाइज हो जाए और अभी का भी रिवाइज हो जाए। तो इफ द पर्सन इज यूजिंग अ लेंस ऑफ +5D, इतना मोटा लेंस तो वैसे कोई इस्तेमाल करता नहीं है, लेकिन करता भी होगा तो +5D बहुत मोटा हो जाता है। और +5D अगर किसी का लेंस की पावर है प्लस में है, तो प्लस में किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कब इस्तेमाल होता है, जब वो पास का ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, पास में नहीं देख पा रहा, उसका मतलब कौन सी बीमारी है, उसको हाइपरमेट्रोपिया है, उसको बीमारी, पास का नहीं देख पा रहा, कॉन्वेक्स लेंस लगाया, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में होती है, इसलिए इसकी पावर भी प्लस में आएगी, और प्लस में पावर है। तो ऐसे ये कोरिलेट करके आप पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें लर्न हो जाएंगी एक बार में। नेक्स्ट है हमारा पर्सन कैन नॉट सी अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैप बियॉन्ड 2 मीटर। अगर उसने कहा कि मैं एक पर्सन है, लेट कर लो एक चिंटू है, ठीक, एक चिंटू है भैया, चिंटू क्या कह रहा है, चिंटू मिंटू कह रहा है भैया कि मैं 2 मीटर के बाद के ऑब्जेक्ट देख नहीं पाता हूँ। ठीक, मान लो चलो जी, अगर अभी यहाँ पे है, इसको मैं अगर 2 मीटर दूर रख दूं तो मैं इसको नहीं देख पाऊंगा। तो उसने कहा बताइए भैया मैं क्या करूं, मैं कितनी पावर वाला लेंस लगाऊं कि वो मुझको सही से देखने लगे। तो भाई डॉक्टर साहब ने कहा भाई आप टेंशन नहीं लो, आपको कहाँ तक का नहीं दिख रहा, आप तो ये बता दो बस मुझे। उसने कह दिया मुझे 2 मीटर तक का नहीं दिख रहा है। अब 2 मीटर तक का नहीं दिख रहा, हाल के हाल आपको बी की वैल्यू मिल गई, आपको 2 मीटर तक का नहीं देख पा रहा, वो रख दो, और यू की वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, तो देखता तो इन्फिनिटी तक था, और वी की वैल्यू मिलेगी हमको 2। एफ निकालना है, क्योंकि एफ निकलेगा तो पावर निकाल देंगे हम लोग, यहाँ से एफ निकाला, वो आ गया हमारा -2 मीटर। ठीक, अब -2 मीटर क्यों, माइनस में क्यों आया, पहले तो बात तो ये है, क्योंकि पहली बात तो समझो कि वहाँ पे कौन सा लेंस इस्तेमाल होने वाला है हमारा, कॉनकेव। ठीक, क्योंकि वो दूर का नहीं देख पा रहा ना, अगर पास का नहीं देख पाता तो हम लगाते उसको कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ प्लस में आती है, यहाँ पे माइनस में आ रही ना फोकल लेंथ, समझ जाओ कि उसको कौन सा लेंस प्रोवाइड कराएंगे हम लोग, कॉनकेव। तो यहाँ पे फोकल लेंथ आ रही है उसकी -2 मीटर, क्यों, यहाँ की फोकल लेंथ आ गई उसकी। अब पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, पावर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और मीटर में ली जाएगी फोकल लेंथ को हमेशा। ठीक, 1/f, इसकी हमने निकाली, -0.5 डायप्टर का उसको पावर वाला लेंस प्रोवाइड करवा देंगे, वो भी कौन सा, कॉनकेव वाला, जिसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और एमसीक्यूज में ही मिलेंगे आपको। आप सोच रहे हो कि हमें उधर मिले, तो आपको एमसीक्यूज में ऐसे एमसीक्यूज, क्योंकि छोटे हैं, आपको थोड़ा बहुत पेन चलाना है और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंडनेस भी बहुत केसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और क्यों होता है कलर ब्लाइंडनेस बताइए, और क्या हो, पहले हम पूछेंगे है क्या कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस होता है यहाँ पे आपको दो चीजें आपको देखने को बता देता हूँ। जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी, ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, क्योंकि आपकी आइस नॉर्मल है। अब जो हमारा कलर ब्लाइंड पर्सन इस वीडियो को देख रहा होगा, उसको इन दोनों में फर्क करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, रेड कलर में और हमारे ग्रीन कलर में। इसी को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक, क्योंकि ग्रीन और रेड कलर में हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, फर्क नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन तो यहाँ पे है नहीं, तो रेड तो है हमारा, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट, अ मैन इज ड्राइविंग अ कार कैन रीड अ डिस्टेंट रोड साइन। एक पर्सन है, मान के चलो मैं कार चलाना सीख गया अब, ठीक, मैंने अभी 1 महीने का कोर्स कर लिया है कार का, तो मैं सीख चुका हूँ कार चलाना। तो मैं कार चलाता हूँ, लैटरिन में कार चला रहा हूँ, और मैं बाहर की सिग्नल्स देख पाऊँ कि यहाँ पे स्कूल है आगे, यहाँ पे हमारे ब्रेकर्स हैं आगे, या किसी चीज का डेंजर सिग्नल है, तो मैं उनको देख पा रहा हूँ। और मैं अपनी ऑडोमीटर पे जो हमारी रीडिंग्स चल रही हैंगी, जो स्पीड बता रही है, पेट्रोल का साइन बता रही है, उनको नहीं देख पा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बताना है कि मुझको क्या हो गया, आप बताइए इनमें से, ऑप्शन में से बताइए कि क्या बीमारी या क्या चीज है मेरे अंदर। द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिकॉर्डेड अभी रिसीडेड अबे, क्या मेरा नियर पॉइंट रिसीडेड हो गया अबे? हाँ हो गया है, ठीक, क्योंकि जो मेरा नियर पॉइंट है वो दूर हो गया है। ठीक, अब उसको सही करने के लिए मुझे क्या लेंस पहनना पड़ेगा, जल्दी बताइए, क्या लेंस पहनना पड़ेगा मुझको? कॉन्वेक्स पहनना पड़ेगा, ठीक, ताकि उसको पास में ला सकूं, पढ़ सकूं उसको। तो मेरा जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का था, जहाँ पे डैशबोर्ड होता है, वो उस पर जो ऑडोमीटर लगा रहता है, वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो दूर हो चुका। मैं पढ़ना पड़ेगा तो मुझे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, गाड़ी चलाते ऐसे पढ़ना पड़ेगा, हाँ मेरी गाड़ी इतनी स्पीड पे चल रही है। ठीक, तो बड़ी दिक्कत है हमारी चश्मे वाले भाइयों के साथ, बड़ी दिक्कत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एनिमल कॉल्ड प्रेडेटर्स हैव, बताइए एनिमल जो प्रेडेटर्स कहलाते हैं उनकी आइज के बारे में बताना है आपको। उनकी आइज कहाँ पर होती है? बोथ आई साइड्स में होती है, कि वन आई एक साइड में होती है, एक फ्रंट में होती है? तुझे तो दीवाना बना दिया, ये तो राक्षस के गुण हो गए। वन आई इन द फ्रंट है, वन इन बैक, ये भी राक्षस का गुण हो गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, दोनों आइज कहाँ पे होंगी? फ्रंट में होंगी, जैसे कि हमारी दोनों आइज कहाँ पे है? फ्रंट में है। तो वो हम लोग प्रेडेटर्स कहते हैं, एनिमल्स जिनकी आइज सामने होती है उनको प्रेडेटर्स कहते हैं हम लोग। और प्रे किसको कहते हैं? एनिमल ऑफ प्रे, जिनकी आइज कहाँ पे होती है? साइड में होती है, एक साइड इस साइड और एक उस साइड होगी। ये लॉन्ग विजन तक देख सकती है, मतलब अपन से भी ज्यादा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कहीं पे भी इनको दिख जाए बस कहीं पर अटैक कर दो, उड़ा दो अंश। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 आइज ऑन द साइड्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको हम लोग एक बार समझ लें तो हम लोग बहुत टाइप तक याद रख सकते हैं। अब आ चुका है भैया प्रिज्म, आपको दिख रहा होगा मेरे हाथों में भी, इसको कहते हैं हम लोग प्रिज्म। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं, इससे रिलेटेड छोटा सा कांच के टुकड़े से हम लोग इतने सारे एमसीक्यूज करेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे आप। ठीक, चलिए बढ़ते हैं फिर प्रिज्म के एमसीक्यूज पे भी। क्या कह रहा है प्रिज्म का एमसीक्यू? पहले बोल दिया भाई, ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय द टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से जो बाउंड है। ठीक है, आपको एक यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है यहाँ से निकल के आ रही है, ठीक, यहाँ से जा रही है और यहाँ से निकल के आ रही है, दूसरे वाले ट्रांसपेरेंट सरफेस से आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ट्रायंगुलर प्रिज्म तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगुलर की जरूरत नहीं है, प्रिज्म भी कह दीजिए आप यहाँ पे। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इस एक्सपेरिमेंट को किया किसने था? ठीक, सबसे पहले इसने एक्सपेरिमेंट को बताया किसने? हमें तो पता ही नहीं था। ठीक, कि 7 कलर्स ऑफ लाइट्स भी है हमारे पास, 7 कलर हैं लाइट के अंदर, 7 कलर हैं। ये किसने बताया था हमको करके? ये हमारे बहुत अच्छे जिसके फिजिक्स, जिसको जिनकी वजह से फिजिक्स इतनी मोटी बनी है ना, वो हमारे न्यूटन भैया। न्यूटन भैया की देन है जी कि हम लोग लाइट को 7 कलर्स में तोड़ पा रहे हैं आज, इस एक छोटी सी चीज की वजह से। इसमें लाइट रे जाके 7 कलर्स में टूट जाती है। इसका एक्सपेरिमेंट आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे न्यूटन ने इसके ऊपर रिसर्च की थी, वाइट लाइट आई और उसको उन्होंने 7 कलर्स में स्क्रीन पर देखा कि जो वाइट कलर है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, जब कोई रे ऑफ लाइट, मान चलिए कि रे ऑफ लाइट यहाँ से पास हो रही है,
ठीक, किसी भी एंगल से जब लाइट रे जाती है तो वो पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है कि एक तो बेंड हो जाती है, जैसी मान लो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, एक डेंसर मीडियम है ना, गिलास है, पूरा ग्लास स्लैब है, जैसे इसके अंदर जाएगी लाइट तो बेंड होगी। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, जब लाइट रे पास करेगी, थ्रू करेगी, फिर प्रिज्म के थ्रू जाएगी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, बेस की तरफ बेंड हो जाएगी। आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ठीक, ये क्या होगी, बेंड हो गई और पैरेलल भी हो जाती है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है 60 डिग्री वाला। The angle through which all the colored light get deviated from a prism is called, उस एंगल को क्या बोलते हैं जिसके सारे कलरफुल जितनी भी लाइट्स हैं वो डेविएट होती है, उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये लाइट जा रही है, यहाँ से डेविएट हो गई, तो ये जो एंगल से डेविएट हुई इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एट अ पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा उस टाइम पे जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो कहाँ पर होगी, वो होगी पैरेलल टू द बेस के, प्रिज्म की जो बेस है उससे पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट है, सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ, कितने कलर्स का मिक्सचर है, 7, रेड ऑरेंज येलो, इसको नीचे से पढ़ो तो इजीली याद हो जाएगा आपको, बिब्ग्योर, PIBGOR, बिब्ग्योर से याद कर लो आप, ठीक। नेक्स्ट द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्सिक्वेंट कलर्स में, जब वाइट लाइट अपने कॉन्सिक्वेंट कलर्स में क्या होती है कि बदलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास वाइट लाइट नहीं है, ठीक, वाइट लाइट अभी की रे लानी पड़ेगी, एक वाइट कलर की रेजर लाइट आएगी, जैसी वाइट लाइट इसमें पड़ेगी, ठीक, तो ये 7 कलर्स यहाँ से निकाल देगी, 7 कलर से एक रेनबो क्रिएट कर देगी आपके लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन अ व्हाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म, जब भी कभी व्हाइट लाइट एंटर करती है प्रिज्म के अंदर, व्हाइट लाइट जब इसके अंदर एंटर करती है, इट गेट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, वो किस वजह से करती है कि, एक तो उसको तो बोलते तो हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, वो किस वजह से होती है आपको वजह बतानी है उसकी, क्योंकि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि हर एक लाइट की एक वेवलेंथ अलग अलग होगी ना, और हर एक लाइट की एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग हो जाएगा। ये आपने फॉर्मूला पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, B=C/λ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू द डिफरेंट, जो डिफरेंट कलर होते हैं लाइट के वो किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द डिफरेंट पाथ ट्रेवल्ड बाय ईच लाइट, इस वजह से वो डिफरेंट होते हैं। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड किस पे करती है, जो कलर होता है स्कैटर्ड लाइट का वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स पर, ठीक, अगर पार्टिकल छोटे छोटे होंगे तब स्कैटरिंग ज्यादा होगी, जब पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे तो स्कैटरिंग कम होगी। ये हमारे रेल इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था हमको। द लाइट दैट रिफ्रैक्ट मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म, जब कोई वाइट लाइट इसके अंदर जाती है, जो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, स्कैटर का मतलब होती है रिफ्रैक्ट होती है सबसे ज्यादा, उसको बताओ, स्कैटर बोल दो या रिफ्रैक्ट बोल दो, जो सबसे ज्यादा डेविएट होती है वो उसको भी बोल सकता हूँ, जब रिफ्रैक्ट बोल दो या डेविएट बोल दो, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको समझ में आना चाहिए बस। लाइट जो रिफ्रैक्ट होगी सबसे ज्यादा, तो रिफ्रैक्ट कौन सी हो रही है सबसे ज्यादा, देखो नीचे वाली, देखो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट और डेविएट हो रही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वायलेट। और जो कम रिफ्रैक्ट हो रही है सबसे कम वो है हमारी रेड। तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन नीचे वाली से ऊपर वाली से देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज द लीस्ट डेविएट, लो वही पूछ लिया, सबसे कम डेविएट कौन सा हो रहा है, रेड, क्यों हो रहा है, अब हम आपसे ये पूछ ले रहे हैं, बताइए क्यों हो रहा है, ठीक? क्या कारण है कि रेड कलर कम डेविएट हो रहा है, ड्यू टू इट्स हाई वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ बहुत हाई है, ठीक, जैसे कि इस लेजर लाइट के अंदर रेड कलर की लेजर लाइट है, ठीक, बहुत तेज है इसकी, ये आपको दिख रही है, ये बहुत तेज होती है इसकी वेवलेंथ, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे बहुत स्पीड से जाएगी ये, अच्छा आप इसको ग्लास में भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट इसका, यहाँ पे आप करोगे बहुत स्पीड से जाएगी, ग्लास में भी अंदर भी कम डेविएट करती है। आपको ये कलर की अगर लेजर लाइट लेंगे और इसको अगर करेंगे आप डिफ्रेंशिएट देखोगे तो ये कम डेविएट होती है आपकी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द कलर इज एट द टॉप एंड द डैश कलर इज एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम यहाँ पर बना हुआ है ना बाइट स्क्रीन पे, जो स्पेक्ट्रम बन के आया है ना, उसमें ऊपर कौन सा कलर है हमारा, रेड वाला, और नीचे कौन सा होता है, वायलेट वाला। छोटे सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिल जाएंगे और आपकी नैया पार लगा देंगे फिजिक्स में। अकॉर्डिंग रियली स्कैटरिंग लेस, इन्होंने कहा, इस जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कहा था लेस इज द वेवलेंथ मोर इज द स्कैटरिंग। इन्होंने ये चीज को बता दिया था, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा वो स्कैटर करेगा, और जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम करेगा। तो आपको ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला याद करना है इनका। नेक्स्ट है हमारा द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक, पहले बताना है आपको बड़ी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है कि आर की, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। यहाँ पे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया हमारा। नेक्स्ट है व्हेन न्यूटन कलर डिस्क इज रोटेटेड फास्ट द डिफरेंट कलर्स। उन्होंने क्या किया, न्यूटन भैया थे हमारे, न्यूटन भैया ने एक सीडी टाइप की ली, ये आपने देखोगे सीडी, उसमें उन्होंने 7 कलर्स को पेंट कर दिया और उसको घुमा दिया, बहुत स्पीड से घुमा दिया उन्होंने। अब वो जैसे घुमाया उनका उसने, और न्यूटन भैया ने घुमाया, हमारे न्यूटन भैया ने उसको घुमाया, तो वो देख नहीं पाए कि इस पे 7 कलर्स हमने पेंट किए थे, वो दिन को दिखाई नहीं दिए। तो यहाँ पे उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया उन कलर्स में, क्योंकि वो इतनी जल्दी रोटेट कर रहे थे, इतनी जल्दी रोटेट कर रहे थे कि वो डिफ्रेंशिएट करने में आसानी नहीं हो रही थी उनको। वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग, इसका बताइए। हम लोग और के टाइम पे ट्यूशन वगैरह सभी लोग गए होंगे, अपने दुकान, अपने अपने कोचिंग से वापस भी लौटते होंगे, इस टाइम पे कोहरा हो जाता था। तो कोहरे में हम लोग देख नहीं पाते, जैसे गाड़ी वगैरह चलाते तो हम लोग ज़्यादा दूर का देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते, इसका रीज़न आप बताइए। कि आप सबने तो ये चीज़ देखी होगी, बट आपने इसका रीज़न, आपके दिमाग में आया कभी कि इसका रीज़न क्या होगा? तो इसका रीज़न है कि लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स। जो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट्स होती हैंगी, उसके वजह से जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक, लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 62 वाला। क्या बोल रहा है 62 क्वेश्चन हमसे कि द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। These are easily seen from a distance because among all the colors the red light। मतलब जो उन्होंने सीधे क्वेश्चन को समझो, उन्होंने कहा कि डेंजर सिग्नल्स हैं वो रेड इन कलर क्यों हैं, क्यों दूसरे कलर्स में नहीं है। ये डेंजर सिग्नल्स को रेड कलर में क्यों बनाया गया? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसको दूर से भी आप इजीली देख सकते हैं, इसलिए। क्योंकि स्कैटर्ड कम होता है, वेवलेंथ हाई होती है, कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कि स्कैटर्ड लीस्ट होता है बाय द स्मोक ऑफ फॉग की वजह से, इसलिए इसको हम लोग देख पाते हैं। हमारा चलो ट्रेन चल रही है, फॉगी एरिया है, अब उसको सिग्नल दिखाई नहीं दिया और वो चली गई और जाकर दूसरी ट्रेन के पीछे से दे दी उसने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। Which of the following is a natural phenomena and which is caused by the dispersion of sunlight in the sky? बताइए कौन सा डिस्पर्सन की वजह से, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट की वजह से कौन सा नेचुरल फेनोमेना हमको स्काई में देखने को मिलता है? वो है हमारा रेनबो। ठीक, रेनबो आपने सबने देखा होगा, एक बरसात के बाद जो रेनबो नजर आता है हमको स्काई में। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन, बताइए, इन फ्रंट ऑफ द सन, की इन अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, कि ए और बी दोनों सही होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अगर सन पीछे है तो रेनबो हमारे आगे दिखाई देगा, क्योंकि सन की रेस आएंगी ड्रॉपलेट से स्कैटर्ड होके हमारे पास देखने को मिलेंगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो फॉर्मेशन होता है रेनबो का, वो कैसे होता है? रिफ्रैक्शन से, कि डिस्पर्सन से, कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन से, या तीनों से? तो तीनों से ही, क्योंकि पहले लाइट क्या करेगी, पाउडर ड्रॉपलेट के अंदर रिफ्रैक्ट करेगी, फिर डिस्पर्स होगी 7 कलर्स में, और फिर आपको यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के थ्रू वापस होके आपको दिखाई देगी। यहाँ पे तीनों ही प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं। नेक्स्ट है द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिनट पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ऑल डायरेक्शन में इज कॉल्ड ड्यू टू इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। ये टर्म आप याद कर लीजिए, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द वेरिएशन इन एयर डेंसिटी इज कॉल्ड। आपको देख रहा होगा ना, कोई भी चमकती हुई चीज देखते हैं, मान चलो यहाँ से रात के समय आप तारे देखते हो ना, तारे चमकते हुए नजर आते हैं, वो क्यों नजर आते हैं आपको? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, कोई गर्म हवा भी है, ठंडी हवा भी है, जो कि एक अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिएट करती है हमारी, जिसकी वजह से लाइट ऐसे ऐसे करके हमारे पास आती है, ठीक, अलग अलग लेयर से पास होती हुई।
नेक्स्ट है द स्काई अपीयर्स डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट। जैसे कि हम लोगों को अब स्काई कैसा दिख रहा है, दिन में ब्लू दिख रहा है ना, जबकि एक एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस स्टेशन में होते हैं उनको डार्क नजर आता है, दिन के टाइम भी इनको डार्क नजर आता है। बताइए क्यों डार्क नजर आता है? क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। ऐसे मून पे जाओगे आप, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, आपको हर एक चीज ब्लैक नजर आएगी क्योंकि स्कैटर्ड ही नहीं हो रही कोई लाइट। जब कोई स्कैटर होगी तभी तो आपको ब्लू नजर आएगी। जैसे कि आपको कहाँ पे ब्लू नजर आ रहा है, पूरा आसमान ब्लू, जबकि ब्लू है ही नहीं वो, ठीक, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर ब्लू हो गया स्कैटरिंग की वजह से। नेक्स्ट है द एयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हुज टेम्परेचर इज लेस देन द हॉट लेयर बिहेव ऐसा ऑप्टिकली। बताइए सी एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन का आंसर है, वो किस तरीके से बिहेव करने लगेगी, अब डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करने लगेगी। ठीक, तो यहाँ पे डेंसर मीडियम की तरह, रेयर मीडियम की तरफ फर्क हो जाता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, हमारे जो ऊपर इमेज आपको दिख रही है इसमें तारे नजर आ रहे होंगे आपको चमकते हुए। ठीक, आपको एक पोएम भी याद होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो बताइए क्यों ट्विंकल ट्विंकल करते हैं? रिफ्लेक्टिंग की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, डिस्पर्सन की वजह से, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट की वजह से। नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? ठीक, क्योंकि बस उनके पास खुद की लाइट हो तब तो ट्विंकल करे, वो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है उनके पास से। ठीक, और वो पास में भी है। ठीक, तो उसके बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। एक तो ह्यूज सोर्स ऑफ लाइट, ठीक, दूसरा दे डिडंट एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह। इसलिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, बी और सी। बढ़ते हैं हम लोग 72 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू। बताइए फेनोमेनन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आपको सुबह सुबह आप कहीं से रोशनी आ रही हो सूरज की, उसमें आपको पार्टिकल्स नजर आते हैं, इसलिए वो किस वजह से दिखते हैं आपको? टिंडल इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट है डीप ब्लू कलर ऑफ द ओशियन। जो ओशियन होती है उसका आपको कलर दिखता है ब्लू कलर का, क्यों भाई? पानी तो सफेद होता है, ब्लू क्यों नजर आ रहा है हमको? स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर करेगी, क्योंकि सनलाइट पड़ रही है उस पे, और ब्लू लाइट तो स्कैटर काम ही उसका स्कैटर होना, तो वो स्कैटर ज्यादा हो गई, इस वजह से आपको मान चलो कहीं पे आपको पानी लाल लगने लगे, ठीक, तो अलग ही नहीं लगेगा आपको। द सन अपीयर्स वाइट एट नून। जो सन होता है वो हमें दिन के टाइम पर, जब हमारे सन ऊपर होता है उस टाइम पे हमको व्हाइट कलर का नजर आता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे डिस्टेंस क्या हो गई हमारे सोर्स के बीच में कम हो गई, वहां पे क्या हुआ? लीस्ट स्कैटरिंग हुई हमारी। क्या हुई? लीस्ट स्कैटरिंग की वजह से वो हमको व्हाइट नजर आएगा, और सनसेट और सनराइज के समय रेड नजर आता है। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। जो क्लियर स्काई है हमारा ब्लू नजर आता है पूरा। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे वॉयलेट एंड ब्लू लाइट स्कैटर करती है मोर एंड द अदर कलर से इन द बाय द एटमोस्फेयर द्वारा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग। वो है हमारा रेड कलर, जो कि होता है सबसे कम स्कैटर्ड, चाहे वो फॉग हो, स्मोक हो, डस्ट हो। नेक्स्ट है विच कलर हैज द फास्टेस्ट स्पीड। जो जल्दी निकल जाए बाहर, जैसे कि लाइट गई, वो रेड लाइट जल्दी निकल लिया, यहाँ पे रेड लाइट की स्पीड ज्यादा है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बताना है, तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा पहले किसकी होगी? मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। रेड की सबसे ज्यादा होगी, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। यहाँ पे आपको ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की। तो सेम इसका पहला वाला ऑप्शन सेम। नेक्स्ट है हमारे पास एट व्हाट वेवलेंथ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मोर इफेक्टिव। इस वेवलेंथ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट मोर इफेक्टिव होगी शॉर्टर वेवलेंथ पर। ये क्वेश्चन लर्न करने के, जब शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो ज्यादा स्कैटरिंग आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको वायलेट और ब्लू में दिखती है। अब असर्शन एंड रीजंस क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, हमारे 80 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अब असर्शन एंड रीजन, और इससे असर्शन और रीजन बनते हैं
डेफिनेटली आपको असर्शन रीजन इससे मिल जाएगा, एक आध जो ऑप्शंस में मिलेंगे आपको एक असर्शन रीजन सेप्टर से मिल जाएगा, क्योंकि बनते हैं मायोपिया वाले केसेस मिलते हैं ना, यहाँ पे केसेस ज्यादा मिलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे असर्शन भैया और रीजन भैया की हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि दोनों की बातें सुनते हैं, कौन गलत है कौन सही है। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। असर्शन भैया कह रहे हैं कि अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन क्लियरली सी ऑल द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस। जो नॉर्मल आई है वो क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकता है अपना मिनिमम डिस्टेंस तक, बियॉन्ड उसके भी बियॉन्ड देख सकता है। रीजन क्या कह दिया उन्होंने, ये तो सही है भैया, देख सकते हैं नॉर्मल आई, क्योंकि रीजन क्या है, द ह्यूमन आई हैज कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग द फोकल लेंथ, क्योंकि ह्यूमन आई की क्या है कैपेसिटी होती है कि वो अपनी फोकल आई की जो फोकल लेंथ है उसको चेंज कर सकता है, तो पास का भी देख सकता दूर का भी सकता। तो इस रीजन भैया ने असर्शन को क्या किया, अच्छे से समझा दिया कि इनकी बातों को, असर्शन भैया की बातों को समझा दिया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर हमारे रीजन भैया असर्शन भैया की बात को समझा पा रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन लगाना है हमको, ए। असर्शन इसमें पढ़ लेते हैं। असर्शन कह रहा है कि मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ एन आई इन विच द ओनली नियरर ऑब्जेक्ट आर सीन। सही कह रहा है वो, ठीक। मायोपिया एक बीमारी जिसमें हम लोग सिर्फ पास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं। अब रीजन भैया देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। रीजन भैया कह रहे हैं कि आई बॉल एलोंगेटेड हो जाती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक। आई बॉल्स क्या हो जाती हैं, टू अलोंग हो जाती हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन भैया कह रहे हैं हमसे कि हाइपरमेट्रोपी इज अ डिफेक्ट ऑफ एन आई इन विच ओनली फारदेस्ट ऑब्जेक्ट आर सीन, बिल्कुल सही। रीजन क्या बोला कि हाइपरमेट्रोपी इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस, तो ये भी कह रहे हैं सही, ठीक। कन्वर्जिंग लेंस से उसको सही कर सकते हैं, बट यहाँ पे रीजन तो उन्होंने बताया नहीं हमको। जो असर्शन भैया ने बात कही उसको समझाते अगर ये रीजन भैया तो उनको ये वाले ऑप्शन लगाते। तो दोनों की बात अपनी अपनी जगह पे सही है, बट एक दूसरे से कोई भी इंटरकनेक्टेड नहीं हो रही हैं बातें। नेक्स्ट है 84। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक, ये तो सही हो गया। हाइपरमेट्रोपिक आई इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेकल्स कंटेनिंग कॉन्केव लेंसेज, ये तो गलत कर दिया इन्होंने। यहाँ पे कौन सा लेंस इस्तेमाल होना था, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हमारा असर्शन सही है और रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग कौन से ऑप्शन पर लगाने वाले हैं, टिक, सी वाले ऑप्शन पे। असर्शन है हमारा ब्लाइंड स्पॉट इज स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना। जो ब्लाइंड स्पॉट एक स्मॉल एरिया होता है हमारे रेटिना पर, विच इज इनसेंसिटिव टू अ लाइट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई, जो कि इनसेंसिटिव होता है लाइट का, जहाँ पे लाइट पड़ने पे आपको कोई इमेज दिखाई नहीं देगी वहां पर, और जो कि ऑप्टिक वहां से ऑप्टिक नर्व भी आई की ब्रेन तक जाती है। तो यहाँ पे ये लोग को सही कह दिया इन्होंने बात अपनी। रीजन क्या कह रहे हैं कि देयर इज नो रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट, यस, जहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा, ना आप उसके कलर बता पाएंगे। यहाँ पे हमारे दोनों चीजें सही है, तो वो ये वाले ऑप्शन पे हम ठीक लगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 86 वाला। क्या कह रहा है इसमें, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन prefers to remove his spectacles while driving, ठीक। जो हमारा मतलब जो पर्सन है जिसको पास का देखता नहीं है, ठीक, वो क्या करता है अपने चश्मों को उतार के रख देता है, ठीक। क्यों उतार देता है, जब ड्राइविंग करता है वो क्यों उतार देता है, ठीक। रीजन क्या दिया गया इसका, समझते हैं रीजन को पहले। जब वो कोई हाइपरमेट्रिक पर्सन होता है वेयरिंग करता है स्पेक्टिकल्स को, लुक्स एट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, पैरेलल रेस फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कन्वर्ज हो जाएंगे इन फ्रंट ऑफ द रेटिना के, एंड द इमेज डज अपीयर्स ब्लर्ड, ठीक। हम लोग चश्मा पहन के, एक चश्मा दिखा लो, ठीक, ये है भैया चश्मा, मान लो चलो हम चश्मा पहन के गाड़ी चला रहे हैं, ठीक। तो जो दूर की इमेज आएगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी ना, और रेटिना से पहले बनेगी तो वो कैसी हो जाएगी, ब्लर, और रियली हमें इसमें ब्लर इमेज दिखाई दे रही है दूर की। तो पास की डैशबोर्ड तो वो देख लेगा अच्छे से, अगर उसकी पास की दिक्कत है डैशबोर्ड देख लेगा, बट वो जब दूर की इमेज देखेगा तो उसको ब्लर नजर आएगी, वो एक्सीडेंट कर देगा, अपने साथ साथ अपने बीवी बच्चों को लेके स्वर्गीय हो जाएगा। इसलिए भैया चश्मा उतार दिया जाता है चलाते समय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। अब क्यों होगा बी वाला, क्योंकि इन दोनों ने अपनी अपनी बातों को समझाया, ठीक। प्रेफर करता है बी वाला, क्यों होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि असर्शन जो दिया गया उसका सही ऑप्शन यहाँ पे रीजन में दे दिया गया है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ रेनबो लाइट एट द इनर सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉप्स गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड। रेनबो की अगर हम बात करें तो एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर
रिफ्लेक्ट इंटरनली पूरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो इसमें रीजन को समझते हैं, क्या है रीजन इसका। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड द नॉर्मल ड्रॉप सरफेस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जरूरी है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ठीक, तभी हो पाएगा ये। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होने वाला है, ठीक, बी वाला, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगहों पे सही है, दोनों अपनी अपनी जगहों पे सही है। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स में कंपोनेंट बाय प्रिज्म। जो व्हाइट लाइट होती है कि डिस्पर्स हो जाती है इनटू 7 कलर्स में बाय प्रिज्म के थ्रू, सही है। इस प्रिज्म के थ्रू क्या हो जाती है, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। अब रीजन क्या दिया, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स पर विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट ले एंड पास थ्रू अ प्रिज्म। इस वजह से डिफरेंट कलर बना लेती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। And the next question है हमारा the phenomenon of scattering of light by the collider particles give rise to the Tyndall effect। बिल्कुल सही। एक सेकंड बिल्कुल सही है असर्शन। नेक्स्ट रीजन क्या है, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पैटर्न। जो कलर होता है स्कैटर लाइट का डिपेंड करता है तो ये तो अलग अलग बातें हो गई ना, ठीक। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोलाइडल पार्टिकल, टिंडल इफेक्ट अलग बात हो रही है। यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट डिपेंड करता है साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल पे, अलग बात हो रही है। लेकिन दोनों बात अलग सही है, दोनों बात अपनी अपनी जगहों पे सही है, बट यहाँ पे एक दूसरे से चीजों को समझा नहीं रही हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग बी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है अ रेनबो इज समटाइम्स सीन इन द स्काई। रेनबो को आप समटाइम जब स्काई में देखते हैं इन रेनी सीजन्स में व्हेन ऑब्जर्वर्स बैक इट टुवर्ड्स द सन, जब वो बैक करके खड़ा होता है सन की तरफ। बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, क्योंकि जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बॉर्डर ड्रॉपलेट्स के द्वारा डिस्पर्जन एंड द फाइनल रे इज आर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस होती है। जैसे सन से रे आएगी बॉर्डर ड्रॉपलेट से करके मेरे पास आएगी, तब मैं उसको देख पाऊंगा। तो यहाँ पे रीजन उन्होंने समझा दिया कि हमें सन के उल्टी तरफ ही रेनबो देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द नेक्स्ट डेंजर सिग्नल्स आर मेड अप ऑफ रेड कलर्स। बिल्कुल सही, रेड कलर्स के बनाए जाते हैं। रीजन क्या है, जो वेलोसिटी होती है रेड कलर की मैक्सिमम होती है एयर में अदर देन कलर से, एंड विजिबल भी होते हैं इवन एंड डार्क में भी। यहाँ पे क्या दिया, सो सिग्नल्स आर विजिबल इवन एंड डार्क। नहीं, डार्क में कैसे देख पाओगे आप। तो यहाँ पे हमारा ए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, असर्शन सही है, रीजन गलत हो गया। वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन एयर में मैक्सिमम होती है कि एंड सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन डार्क में भी। सिग्नल्स को हम लोग डार्क में भी देख सकते हैं, डार्क में कैसे पता चल जाएगा आपको सिग्नल्स। अगर यहाँ पे फॉग वगैरह आ जाता कि यहाँ पे फॉग लिखा होता है कि सिग्नल्स को आर एन सीन इन फॉग, फॉगी एरियाज में हम लोग देख सकते आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग फिर इसको डस्ट, फॉग, स्मॉग इस टाइप की अगर ऑप्शन आते तो फिर हम लोग ये लगाते, ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है क्वेश्चन में इस वजह से। नेक्स्ट द स्काई लुक्स डार्क एंड द ब्लैक इंस्टीड ऑफ ब्लू इन आउटर स्पेस में। तो वही अगर एटमोस्फेयर जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे तो ब्लैक दिखाई गई, यहाँ पे एटमोस्फेयर है इसलिए ब्लू दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है, देयर इज नो एटमोस्फेयर कंटेनिंग इन आउटर स्पेस में टू स्कैटर सनलाइट। बिल्कुल सही रीजन दिया गया है, हम ए वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टार ट्विंकल व्हाइल द प्लैनेट्स डू नॉट। स्टार ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट नहीं करते। बिल्कुल सही कहा। स्टार्स आर मच बिगर होते हैं इन साइज में देन द प्लैनेट। क्या इस वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन तो सही है, ये स्टार्स बड़े होते हैं प्लैनेट से, बट यहाँ पे समझाया नहीं उस बात को उन्होंने क्यों ट्विंकल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बी वाला ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा द सन अपीयर्स फ्लैटेंड एट सनराइज एंड सनसेट पे। जो देखते हैं हम लोग फ्लैटेंड सीधे देखते हैं अब सन को, ठीक। तो क्या एपरेंट फ्लैटेंड ऑफ द सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से, क्योंकि वो नीचे होता है लेकिन हमको कुछ टाइम पहले दिख नजर आ जाता है, और जो ढल जाता है तब भी हमको नजर आता है वो, इस वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एंड द लास्ट असर्शन रीजन है, इसके बाद केस बेस स्टार्ट होने वाले हैं हमारे। तो लास्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लू कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। जो ब्लू कलर दिखता है स्कैटरिंग वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। रीजन क्या है, ब्लू लाइट की लॉन्गर वेवलेंथ होती है कि गलत हो गए भैया, लॉन्गर वेवलेंथ तो रेड लाइट की होती है, इसलिए हमारा असर्शन सही, रीजन गलत। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अब केस बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला केस बेस्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, eyes are organs that allow you to see. They take in light from the world around you and send visual information to your brain. Your eyes cannot see about 200 degree in all directions में can see, including in front of you and to the side's peripheral version. Parts of your eyes work together to allow you to see images, movements and depth. Your eyes can see millions of colors in varying shades. जब से रिलेटेड हमारे आइस के बारे में उन्होंने पूरा केस समझा दिया। अब इससे क्वेश्चंस क्या हैं, द फ्लूइड बिटवीन द रेटिना एंड आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस या वर्चुअस। इसके बीच में पीछे साइड बोल रहे हैं तो वर्चुअस ह्यूमर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द पार्ट ऑफ द आई वेयर ऑप्टिक नर्व एंटर्स द आई, जहां से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है ब्लाइंड स्पॉट है हमारा, जहां पर रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती यहाँ पर। द चेंज इन फोकल लेंथ, चेंज इन फोकल लेंथ कौन करता है, चेंज इन फोकल लेंथ, ऐसी समझ में आ गया, सिलेटरी मसल्स। क्वेश्चन पूरा पढ़ने नहीं है आपको, ठीक। द लेयर ऑफ द आई विच कैन कंपेयर टू द फोटोग्राफिक फिल्म, कौन सी लेयर है आई की जिसको हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म से कंपेयर कर सकते हैं कैमरा की, वो है हमारा रेटिना, जहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। ठीक, आई क्या है, हमारे कैमरे की तरह है जो कैप्चर कर रही है हर टाइम अपने एक ना कोई ऑब्जेक्ट्स को। कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू, ठीक, हम लोग एक वीडियो देखते नहीं, हम लोग को पीछे से पंखा चल रहा है ना, कि हम लोग एक चलते हुए रिकॉर्ड नहीं हो रहा, हमको इमेज मिल रही हैं, हर सेकंड्स में इमेजेस मिल रही है पंखे की, तो वो हमको एक ऑब्जेक्ट चलते हुए नजर आ रहा है, ठीक। द कलर ब्लाइंडनेस को परसिस्टेंस ऑफ विजन भी कहते हैं हम लोग। कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो कॉज किस वजह से होती है कि एब्सेंस ऑफ किसकी वजह से, कोन सेल्स की वजह से, क्योंकि हम लोग कलर हाँ रेड कलर में और ग्रीन कलर में फर्क नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ससन रीजन्स का, एक प्रिज्म के ऊपर पूरा दिखाया गया कि अ प्रिज्म इज ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय द टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर at a certain angle. The refraction of the light through a prism follows the law of reflection and refraction, and in the prism refraction takes place on the refracting surface. It means when a light enters the prism, when the light leaves the prism, the refraction through a prism is shown. Here is the angle of, यहाँ पे angle of prism दिख रहा होगा आपको, I incidence दिख रहा होगा, और E यहाँ पे emergence दिख रहा होगा, angle of emergence at the फेस AC पर। And the incident ray suffers the deviation, जो incident ray वो एक deviation suffer करेगी थ्रू अ एंगल, इसको हमने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया गया, इसका एरो यहाँ पे नीचे बना हुआ आएगा, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म द एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल ई इज इक्वल टू डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी आप पढ़ सकते हैं, इससे एमसीक्यूज भी आप कह सकते हैं। द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, आपको डायग्राम में भी नजर आया होगा। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, उन दोनों के बीच में कौन सा एंगल होता है हमारा, डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हेन अ रे इज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म, जब रे रिफ्रैक्टेड होती है प्रिज्म के थ्रू, जब रे आती है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोल देंगे हम लोग, ठीक। जब भी इससे हम लोग रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, जब रे इससे रिफ्रैक्ट होगी तो जो हमारा आई क्या होगा और आर क्या होगा, तो जो गिलास में जा रही ना, गिलास में जा रही तो आर ज़्यादा होगा कि कम होगा बताइए, तो इंसिडेंस ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव जो हमारा एंगल होगा वो कम होगा, जो आपने पीछे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, इंसिडेंस एंगल हमेशा ज़्यादा होगा और रिफ्रैक्शन एंगल हमेशा कम होगा जब भी डेंसर मीडियम में जाएगी। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड किस पे करता है, एंगल ऑफ डेविएशन बोथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड एंगल इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। इसके फैक्टर भी आपको याद करने हैं, एंगल ऑफ डेविएशन के फैक्टर हैं वो भी आपको याद करने हैं। द रेक्टेंगुलर सरफेस जो हमको नीचे गिवन होती है, ये क्या नीचे क्या होती है, रेक्टेंगुलर सरफेस गिवन होती है, ठीक, क्या है वो, इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस या डिस्पर्सिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। नेक्स्ट है हमारा लास्ट भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन, when white light is incident on one refracting surface of the prism, the light spills up into constituent colors में 7 कलर्स में बदल जाती है। तो प्रोसेस को हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स में डिस्पर्सन कहते हैं इस प्रोसेस को। when the dispersed white light is made to fall on a screen,
वी गेट द बैंड ऑफ 7 कलर्स, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. रेड कलर बैंड्स द लीस्ट ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म और वायलेट लाइट बैंड्स मैक्सिमम एंगल ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म. इसको तो आपने पीछे पढ़ा भी है. अब इससे एमसीक्यूज कैसे बन रहे हैं देख लेते हैं. स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट कैन बी डन थ्रू प्रिज्म, सिर्फ प्रिज्म से ही हो पाएगा. नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज यूज्ड बाय प्रिज्म टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम बनाने में किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? तो हमारा रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है यहाँ पे. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्जन इज करेक्ट. यहाँ पे डिस्पर्जन कौन सा सही है? तो रेड ऊपर होना चाहिए, वॉयलेट नीचे होना चाहिए, या ब्लू नीचे होना चाहिए. तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है. तो ब्लू 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 ऊपर है, यहाँ पे वॉयलेट नीचे है. ये भी सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अगर रेड और ब्लू को तो यहाँ पे इन दोनों को करें तो ये भी सही है हमारा ऑप्शन. ठीक, क्योंकि ब्लू ऊपर होगी और वॉयलेट नीचे होगी. बिब, क्योंकि नाम क्या बिब गियोर. ठीक, तो जे वाला ऑप्शन तो गलत होगा, जी ऊपर आता है और यहाँ पे जे भी गलत है. तो दो ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारे, ए और सी. नेक्स्ट है, व्हेन अ रेड लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट, क्या होगी वो? विल नॉट स्प्लिट, विल स्प्लिट इनटू 7 कलर. रेड लाइट आ रही ना, रेड लाइट तो स्प्लिट कलर होगी नहीं 7 कलर्स में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. ठीक, विल स्प्लिट इनटू वाइट लाइट में, ये भी गलत. विल स्प्लिट मैनी कलर्स में, भाई तो वैल्यू तो स्प्लिट होगी ही नहीं ना, वाइट कलर होता है स्प्लिट. तो ये वाला ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इज कॉल्ड प्योर स्पेक्ट्रम, इम्प्योर स्पेक्ट्रम, मोनोक्रोमेटिक एंड नन ऑफ दिस. इम्प्योर होता है वो हमारा. ठीक, क्या होता है? इम्प्योर स्पेक्ट्रम होता है. तो यहाँ पे हमारे 110 एमसीक्यूज फिनिश हो चुके हैं. द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, फिजिक्स चैप्टर नंबर 10. यहाँ पे हमने सारे एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं. अब आपका काम है, आप कैलकुलेट कर लीजिए आपके कितने नंबर आ चुके हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपने पढ़ लिया था, आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं वाले हो. तो आपके मार्क्स की तैयारी कितनी है, कितने % आपके मार्क्स आ चुके हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कैलकुलेट करके. और जितनी भी अभी डली हुई है हमारे प्लेलिस्ट में, जितनी भी हम लोग साइंस की डाल चुके हैं, फिजिक्स की, बायो की और फिजिक्स की तो डली रही हैं, केमिस्ट्री की भी डली हुई है. तो जाके आप लोग उनको भी देखिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने एमसीक्यूज आप उनमें से कर पा रहे हो. क्योंकि हमारा मोटिव है कि 20 मार्क्स आपके पूरे के पूरे पक्के हो जाएं. ठीक, तो आपको इन सारी एमसीक्यू सीरीज को देखना पड़ेगा, तभी आपको 20 मार्क्स पक्के होंगे. और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स की भी लाने वाले हैं इसके बाद, तो आप लोग उसको भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की 20 मार्क्स पक्के हो सके. और इस वीडियो को आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी. और नेक्स्ट चैप्टर्स के बाद आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाले हैं. तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, आप उस वीडियो की तरफ जा सकते हो. फिर से एक लाइव क्लासेस में आपसे आके मिलेंगे हम लोग. तब तक के लिए गुड बाय, टाटा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर. तब तक के लिए बाय बाय. जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल